नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा, नई खनन नीति होगी रोजगार परक सर्वहिताय। सीएम गहलोत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमारे अधिकारी छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों की नीति का अध्ययन कर रहे हैं। अवैध खनन, बजरी माफिया जैसी समस्याएं पिछली सरकार ने हमें सौगात में दी है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के प्रयास हैं। गौशालाओं और गाय को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे। तो फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में प्रमोद जैन भाया ने एक बेहद अहम बातें कही है, जहां उन्होंने कहा कि नई खनन नीति होगी रोजगार परक सर्वहिताय। सीएम गहलोत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमारे अधिकारी छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों की नीति का अध्ययन कर रहे हैं। अवैध खनन, बजरी माफिया जैसी समस्याएं पिछली सरकार ने सौगात में दी है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के प्रयास किए जा रहे हैं। गौशालाओं और गाय को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे। फर्स्ट इंडिया अखबार में राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट, विद रिवाइज्ड एक्सटेंशन प्रपोजल जेएमआरसी इन टॉप गियर फॉर पोस्ट कोविड रिकवरी। जयपुर मेट्रो रेल एक्सटेंशन मामला है। बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर और फेज 2 के नए प्रस्ताव हैं। मेट्रो के सीएमडी अजिताभ शर्मा ने संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं। 800 करोड़ और 4000 करोड़ के दोनों प्रस्ताव हैं। अभी बाई चांस मेट्रो की कमान अजिताभ शर्मा के हाथ में है। प्रतिभावान, जोशीले, अनुभवी व रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर हैं अजिताभ शर्मा। यदि सरकार एक्सटेंशन प्रस्ताव को देती है मंजूरी तो अजिताभ शर्मा कर दिखा सकते हैं बड़ा काम भी। अन्यथा वर्तमान में अजिताभ शर्मा जैसे अफसर की मेट्रो में कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन मौका मिला तो बिल्कुल अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। बेहद अहम रिपोर्ट है जिसमें बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर और फेज 2 के नए प्रस्ताव के जिक्र किया गया है। जहां बता दें आपको, मेट्रो के सीएमडी अजिताभ शर्मा ने संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं। 800 करोड़ और 4000 करोड़ के ये दोनों ही प्रस्ताव भेजे हैं। अभी बाई चांस मेट्रो की कमान अजिताभ शर्मा के हाथ में ही है। प्रतिभावान, जोशीले, अनुभवी व रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर हैं अजिताभ शर्मा। यदि सरकार एक्सटेंशन प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो अजिताभ शर्मा कर दिखा सकते हैं ये बड़ा काम भी। अन्यथा वर्तमान में अजिताभ शर्मा जैसे अफसर की मेट्रो में कोई उपयोगिता नहीं है। टोक्यो में जय जय राजस्थान, निशानेबाज अवनी लेखरा ने जीता है एक और पदक। 50 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। 445.9 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता है। अवनी की कामयाबी पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई है, बधाई दी और कहा कि अवनी के प्रदर्शन से उत्साहित हैं। कांस्य पदक जीतने पर अवनी को बधाई। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा अवनी का शानदार प्रदर्शन है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर अवनी को शुभकामनाएं दी है। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने पर देश को अवनी पर गर्व है, जिसे शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी। निशानेबाज अवनी लेखरा ने एक और पदक जीता। इससे पहले गोल्ड मेडल जीता था और अब कांस्य पदक जीता है। 50 मीटर राइफल शूटिंग में ये कांस्य पदक जीता है। 445.9 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता है। अवनी की कामयाबी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। साथ ही कहा कि अवनी के प्रदर्शन से उत्साहित है। कांस्य पदक जीतने पर अवनी को बधाई। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा अवनी का शानदार प्रदर्शन है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर अवनी को शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने पर देश को अवनी पर गर्व है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को 2 और पदक। हाई जंप में प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है। शूटिंग में अवनी लेखरा ने जीता है कांस्य पदक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रवीण और अवनी को बधाई दी है। साथ ही कहा कि प्रवीण ने पदक जीतने के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। उनकी दोहरी उपलब्धि भारतीय युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिबद्धता की प्रतीक है। अवनी लेखरा की सफलता पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीत इतिहास रचा है। पैरालंपिक खेलों में दूसरा पदक देश को गौरवान्वित करने वाले उपलब्धि है। ये सफलता उनके निष्ठापूर्ण समर्पण, अद्भुत क्षमताओं की परिचायक है। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। शुभकामनाएं भी अवनी को सभी दे रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को 2 और पदक मिल चुके हैं। हाई जंप में जहां प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है, तो वही शूटिंग में अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी प्रवीण और अवनी दोनों को बधाई दी। साथ ही कहा प्रवीण ने पदक जीतने के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। उनकी दोहरी उपलब्धि भारतीय युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिबद्धता की प्रतीक है। अवनी लेखरा की सफलता पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीत इतिहास रचा है। पैरालंपिक खेलों में दूसरा पदक देश को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है। ये सफलता उनके निष्ठापूर्ण समर्पण, अद्भुत क्षमताओं की परिचायक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिया कुमारी की मुलाकात। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। सांसद दिया कुमारी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर वार्ता की। दिया ने यूपी सरकार के कार्यों की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी ने सांसद दिया कुमारी का स्वागत किया। तो बेहद अहम मुलाकात दोनों के बीच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है सांसद दिया कुमारी ने। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई। सांसद दिया कुमारी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर वार्ता की। दिया ने यूपी सरकार के कार्यों की तारीफ की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने सांसद दिया कुमारी का स्वागत भी किया। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया। इसे लेकर कहा, सत्ता के दुरुपयोग की बात गलत है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। बीजेपी के अंदर प्रजातंत्र का माहौल उड़ रहा है। पूर्व सीएम का अपमान किया जा रहा है। निम्बाराम मामले पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि कोर्ट में जाने पर यह साबित हो गया है कि वो दोषी है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के आरोपों पर यह पलटवार है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का, जहां उन्होंने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग की बात पूरी तरह से गलत है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। बीजेपी के अंदर प्रजातंत्र का माहौल उड़ रहा है। पूर्व सीएम का अपमान किया जा रहा है। निम्बाराम मामले पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि कोर्ट में जाने पर यह साबित हो गया कि वो दोषी है। तालिबान के हवाले अफगानिस्तान आतंकवाद की आहट। दोहा में तालिबान के कार्यालय प्रवक्ता सुहेल शाहीन का इंटरव्यू। गुरुवार को बीबीसी को दिए इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने बयान दिया। कहा, कश्मीर सहित हर जगह मुस्लिमों की आवाज उठाना हमारा हक है। मुस्लिम होने के नाते ये तालिबान का अधिकार है। किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियान की नीति नहीं है। तो तालिबान के हवाले अफगानिस्तान आतंकवाद की आहट है, इस साफ नजर आता है। जहां दोहा में तालिबान के कार्यालय प्रवक्ता सुहेल शाहीन का इंटरव्यू है। गुरुवार को बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सुहेल शाहीन ने इस अहम बयान दिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर सहित हर जगह मुस्लिमों की आवाज उठाना हमारा हक है। मुस्लिम होने के नाते ये तालिबान का अधिकार भी और किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियान की नीति नहीं है। आईआरसीटी से चलाएगा दक्षिण भारत दर्शन ट्रेन। 24 सितंबर को जालंधर सिटी से रवाना होगी ट्रेन। लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर होते हुए जयपुर ये ट्रेन आएगी। जयपुर से 24 सितंबर की शाम को ये ट्रेन रवाना होगी। 13 दिन और 12 रात्रि का ये पूरा टूर प्रोग्राम रहेगा। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, मल्लिकार्जुन, तिरुचिरापल्ली आदि प्रमुख तीर्थ स्थलों की सैर कराई जाएगी। प्रति यात्री 12,285 रुपए किराया लिया जाएगा। इसमें खाने, ठहरने और यात्रा का किराया भी शामिल किया गया, यानी कि इसी राशि में सब कुछ शामिल कर लिया गया। आईआरसीटीसी अब दर्शन ट्रेन चलाएगा। 24 सितंबर को जालंधर सिटी से यह ट्रेन रवाना होगी। लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर होते हुए जयपुर आएगी ये ट्रेन। और जयपुर से 24 सितंबर की शाम को ये ट्रेन रवाना होगी। 13 दिन और 12 रात्रि का ये पूरा टूर प्रोग्राम रहेगा। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, मल्लिकार्जुन, तिरुचिरापल्ली आदि प्रमुख तीर्थ स्थलों की यहाँ पर सैर कराई जाएगी। प्रति यात्री 12,285 रुपए यहाँ किराया लिया जाएगा, जिसमें खाने, ठहरने और यात्रा का किराया भी शामिल है। खाली कंटेनर्स को लेकर कॉनकोर का बड़ा फैसला। खाली कंटेनर लाने पर मिलेगी किराए में 100% तक की छूट। भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी ने ये बड़ी घोषणा की है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खाली कंटेनर्स की कमी को लेकर ये घोषणा की है। देश के किसी भी समुद्री पोर्ट से ड्राई पोर्ट तक खाली कंटेनर लाने पर ये छूट दी जाएगी। 100% की छूट है। 15,000 कंटेनर प्रति माह लाने पर मिलेगी। 10,000 से 15,000 कंटेनर लाने पर 75% छूट मिलेगी और इससे कम लाने पर 50% ही किराए में छूट मिलेगी। राजस्थान के निर्यातकों को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। कॉनकोर के राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर में इनलैंड कंटेनर डिपो यहाँ पर काम कर रहा है और इससे खाली कंटेनर वापस लाया जाएगा, तो उसमें छूट भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। ये बड़ी घोषणा की गई है। खाली कंटेनर को लेकर कॉनकोर का ये बड़ा फैसला है, जिसमें खाली कंटेनर लाने पर किराए में 100% तक की छूट मिलेगी। भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी ने इसे लेकर बड़ी घोषणा की है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खाली कंटेनर्स की कमी को लेकर ये घोषणा की। देश के किसी भी समुद्री पोर्ट से ड्राई पोर्ट तक खाली कंटेनर लाने पर ये छूट दी जाएगी। 100% की छूट रहेगी। 15,000 कंटेनर प्रति माह लाने पर मिलेगी। वहीं 10,000 से 15,000 कंटेनर लाने पर यहाँ 75% की छूट मिलेगी और अगर इससे कम कंटेनर लाए जाते हैं तो 50% ही किराए में छूट मिलेगी। राजस्थान के निर्यातकों के लिहाज से भी देखा जाए तो इससे बड़ा लाभ इन्हें मिलेगा। कॉनकोर के राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर में इनलैंड कंटेनर डिपो यहाँ पर काम कर रहा है।
16 साल बाद दिख रहे ऐसे हाल जब प्रदेश भर में 100 से ज्यादा दुकानों के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। मधुशालाओं वाले महकमे के अफसर इस बार पशुपेश में हैं। बड़ी बात यह है कि लाइसेंस से खुद आगे आकर दुकानें सरेंडर कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में करीब 20 दुकानें यहां पर सरेंडर हो चुकी हैं। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी यही हालात दिख रहे हैं। एक तरफ तो विभाग पुरानी दुकानों की नीलामी के प्रयास कर रहा है, वहीं बीच बीच में कुछ ठेकेदार दुकानों को छोड़ रहे हैं। हालांकि आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। विभाग को राजस्व नुकसान से बचाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग भी यहां की जा रही है। तो सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी बात यही है कि लाइसेंसी खुद आगे आकर दुकानों पर सरेंडर कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में करीब 20 दुकानें यहां पर सरेंडर हो चुकी हैं अब तक, और प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो विभाग पुरानी दुकानों की नीलामी के प्रयास कर रहा है, वहीं बीच बीच में कुछ ठेकेदार दुकानों को छोड़ रहे हैं। हालांकि आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं इसे लेकर कि विभाग को राजस्व नुकसान से बचाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में जलधारी सफाईकर्ता भर्ती में पेंच है। पूर्व में 2,202 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती के लिए यह अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, लेकिन भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया जाना जरूरी है। 8वीं की योग्यता को अब 10वीं तक किया जाएगा, तभी कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए यहां भर्ती हो सकेगी। वित्त, विधि व कार्मिक विभाग से योग्यता संशोधन को मंजूरी मिली है। अब जल्द ही राजभवन भेजी जाएगी योग्यता संशोधन की फाइल। ये पूरी तैयारी की जा रही है इसे जल्द से जल्द भेजने की। तो पशुपालन विभाग में जलधारी सफाईकर्ता भर्ती में पेच नजर आता है, जहां पूर्व में 2,202 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती के लिए यह अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, लेकिन भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया जाना जरूरी है। 8वीं की योग्यता को अब 10वीं किया जाएगा, तभी कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ये भर्ती हो सकेगी। वित्त, विधि व कार्मिक विभाग से योग्यता संशोधन को मंजूरी मिली है और अब जल्द ही राजभवन भेजी जाएगी योग्यता संशोधन की फाइल। पशुधन से जुड़े महकमे में गजब का कारनामा। 31 जुलाई थी अंतिम तिथि, लेकिन 10 अगस्त तक आवेदन ले लिए गए। किस्सा पशुपालकों को सम्मानित करने से जुड़े समारोह की प्रक्रिया का है। अजमेर जिले के संयुक्त निदेशक पर नियमों की अनदेखी के आरोप है। श्रीनगर पंचायत समिति सदस्य नसीम बानो ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। साथ ही लिखा है कि क्षेत्र के पशुपालकों ने 31 जुलाई तक के आवेदन किए थे, लेकिन अजमेर के संयुक्त निदेशक ने अवधि बाद भी स्वीकारे हैं आवेदन, और कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया। इस बारे में उन्हीं के एक निचले अधिकारी का पत्र भी चर्चा में है, जिसने अवधि बाद आए आवेदनों पर संयुक्त निदेशक से मार्गदर्शन मांगा है। क्या पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया करवाएंगे प्रकरण में जांच? ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि लेटर लिखा गया है जिसमें साफ जिक्र है कि क्षेत्र के पशुपालकों ने 31 जुलाई तक के आवेदन किए थे, लेकिन अजमेर के आयुक्त निदेशक ने अवधि के बाद भी आवेदन को स्वीकारा है। लेकिन ये जो सुविधा दी गई है वो कुछ खास लोगों को ही दी गई है ताकि उन्हें लाभ पहुंच सके। इस बारे में उन्हीं के एक निचले अधिकारी का पत्र भी चर्चा में है, जिसने अवधि बाद आए आवेदनों पर संयुक्त निदेशक से मांगा है मार्गदर्शन। आम के लिए नहीं, खास के लिए रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर। विधानसभा में 20 से भी कम टिकट बने, फिर भी यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। नियम यह है कि रिजर्वेशन काउंटर के लिए कम से कम 120 टिकट बनने चाहिए, लेकिन विधानसभा और हाईकोर्ट में काउंटर में ये स्थिति नहीं है। इन दोनों काउंटर पर रोज बन रहे बमुश्किल 20 से 30 टिकट, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थायी रूप से चल रहे रिजर्वेशन काउंटर, जबकि आम जनता के लिए रिजर्वेशन काउंटर खोलने में नियम कायदे देखे जाते हैं। छोटे स्टेशन पर कम रिजर्वेशन के चलते बंद कर दिए जाते हैं काउंटर, और कुछ माह पहले तो मिलिट्री कैंपस के काउंटर को भी बंद कर दिया गया था। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग से टेक्निकल हेल्पर भर्ती की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। टेक्निकल हेल्पर के 1,512 पदों पर यह वित्तीय स्वीकृति मिली है। जयपुर डिस्कॉम में 1,035 पद, अजमेर डिस्कॉम में 80 पद, जोधपुर डिस्कॉम में 397 पदों पर यह वित्तीय स्वीकृति मिली है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से कल हुई थी वार्ता। मंत्री वी डी कल्ला ने इसी माह विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन भी दिया था। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के निर्देशों का दिखने लगा है असर। एसजीएसटी राशि का पुनर्भरण जल्द से जल्द करने के आयुक्त ने निर्देश दिए थे। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी राशि का पुनर्भरण जल्द करने के लिए निर्देश दिए गए। प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने यह ऐलान किया था। अब सभी आरटीओ और डीटीओ कार्यालय राशि स्वीकृत कर रहे हैं। धौलपुर डीटीओ मनोज वर्मा ने भी स्वीकृति की करीब 2 लाख की राशि। 25 वाहनों के डीटीओ ने भी ये राशि स्वीकृत की है। तो यहाँ पर स्वीकृति की गई है राशि। यहाँ पर वित्तीय
राशि पर यह साफ असर दिख रहा है। जहां पर स्वीकृति की गई SGST राशि की बात करें, यहाँ पुनर्भरण जल्द से जल्द करने के भी आयोग ने निर्देश दे दिए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को SGST राशि का पुनर्भरण जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए ही राज्य सरकार ने यह ऐलान किया था और अब सभी RTO और DTO कार्यालय यहाँ पर राशि स्वीकृत कर रहे हैं। धौलपुर DTO मनोज वर्मा ने भी स्वीकृति की है करीब 2 लाख की राशि। वहीं 25 वाहनों के लिए DTO ने ये राशि स्वीकृत की है। प्रदेश में मानसून की बेरुखी जारी है। सुस्त मानसून से 10 जिलों में अभी से जल संकट है। प्रदेश के 727 में से 276 बांध पूरी तरह से खाली हैं। पाली जिले की लाइफलाइन जवाई बांध में बचा है सिर्फ 10 फीट पानी। पाली में 1 अक्टूबर से वाटर ट्रेन चलेगी। 200 करोड़ खर्च होंगे और 4 दिन में एक बार पानी मिलेगा। यही हाल है 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध का। बीसलपुर बांध में भी सिर्फ 32% पानी ही यहाँ बचा हुआ है, यानी कि पहले से ही जल संकट नजर आने लगा है। कुछ जिले ऐसे जहां अभी से नजर आ रहा है जल संकट, जिसमें से 10 जिले हैं। प्रदेश के 727 में से 276 बांध ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ ये है कि मानसून में बारिश अच्छे से नहीं हो सकी है। लाइफलाइन पाली जिले की कही जाने वाली जवाई बांध में भी अब सिर्फ 10 फीट पानी ही बचा है। 1 अक्टूबर से वाटर ट्रेन पाली में चलेगी। 200 करोड़ खर्च होंगे और 4 दिन में एक बार यहाँ पानी मिलेगा। यही हाल 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध का भी है। शहर में नो हॉकिंग जोन की तैयारी की जा रही है। प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने वालों पर सख्ती होगी। स्कूल, मॉल, अस्पताल और चिन्हित जगहों पर हॉर्न नहीं बजा सकेंगे। हॉर्न बजाने वाले लोगों की यहाँ पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पहली बार हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर उन्हें समझाया जाएगा। नहीं सुधरे तो 1000 रुपए का चालान भी कटेगा। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ टीम तैयार कर रही है। सख्ती से इसकी पालना करवाई जाएगी ताकि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर हॉर्न ना बजाया जाए और अगर बजाया जाता है तो सख्ती उस पर होगी। हालांकि पहली बार अगर पकड़े जाते हैं वीडियोग्राफी तो की जाएगी, लेकिन साथ ही उन्हें समझाया जाएगा। लेकिन अगर तब भी नहीं सुधरे तो 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा। युवाओं का पुलिस और आरएएस के प्रति बढ़ता आकर्षण। अन्य भर्तियों के मुकाबले इन क्षेत्र में बढ़ रहे हैं आवेदन। अन्य भर्तियों के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा आवेदन मिले हैं। आरएएस 2021 भर्ती के 988 पदों के लिए आए 5,70,000 आवेदन, जबकि 2012 में यह संख्या आधे से भी कम थी। एसआई भर्ती 2020 में पद थे 859 और आवेदन आए 9,50,000। प्रोफेशनल और नियमित डिग्री धारक भी यहाँ आवेदन में रुचि दिखा रहे हैं। क्या दूसरे राज्य भी कराएंगे जाति की गिनती? छत्तीसगढ़ सरकार ने जातियों की जनगणना शुरू कराई है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा हाईकोर्ट के निर्देश पर ही शुरू किया। इसके लिए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने एक ऐप भी लॉन्च किया। ये दूसरे राज्यों के लिए बन सकती है एक बड़ी मिसाल। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों यानी ईडब्ल्यूएस की गिनती करा रही है। क्योंकि राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने इसका पूरा डेटा मांगा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए एक ऐप बनाया और एक कमेटी का भी गठन किया है और ये राजनीतिक रूप से भी उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हाईकोर्ट पहुंचा है लोकसभा उपाध्यक्ष का मसला। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हाईकोर्ट पहुंचा है। 17वीं लोकसभा के गठन के 2 साल बाद भी उपाध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि भाजपा किसी भी हाल में विपक्ष को उपाध्यक्ष पद नहीं देना चाहती। जबकि मनमोहन सरकार में पहले अकाली दल फिर भाजपा को ये पद दिया गया था। भाजपा और केंद्र सरकार ने 2 साल बाद भी कोई अनुकूल व्यक्ति का यहाँ पर चयन नहीं किया। भाजपा की परेशानी है एनडीए की सहयोगी पार्टियां उपाध्यक्ष को लेकर कोई रुचि ही नहीं दिखा रही है। अब उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका यहाँ पर दायर की गई है। तो 2 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक उपाध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति नहीं की गई है। हाईकोर्ट पहुंच चुका है लोकसभा उपाध्यक्ष का मसला और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हाईकोर्ट तक पहुंचा है। 17वीं लोकसभा के गठन के 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद भी यहां पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि भाजपा किसी भी हाल में विपक्ष को ये पद देना ही नहीं चाहती है। जबकि मनमोहन सरकार की बात करें तो पहले अकाली दल और इसके बाद भाजपा को ये पद दिया गया था। भाजपा और केंद्र सरकार ने 2 साल बाद भी कोई अनुकूल व्यक्ति का चयन नहीं किया है। भाजपा की परेशानी ये है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियां उपाध्यक्ष को लेकर कोई रुचि ही नहीं दिखा रही है और अब उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है जनहित याचिका। बंगाल का बदला असम में ले रही है भाजपा। विपक्षी पार्टियों के विधायकों की भाजपा में एंट्री करा रही है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी तोड़ रही भाजपा विधायकों को।
वहीं भाजपा असम में कांग्रेस विधायकों को तोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन सुष्मिता देव के टीएमसी में आने से असम में ममता का आधार यहां पर मजबूत होगा। इधर बदरुद्दीन अजमल के इकलौते हिंदू विधायक को भी भाजपा ने तोड़ लिया है। हिंदू वोट बैंक में अकेले शुभचिंतक होने का भी भाजपा कहीं न कहीं मैसेज देना चाहती है, लेकिन असम में ममता बंगाली वोट बैंक अलग करा सकती है ध्रुवीकरण, और ऐसा होने पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा को भी इससे नुकसान ही होगा। राज्यों में भाजपा का घमासान, हालांकि निसंदेह भाजपा नेतृत्व काफी मजबूत है। बिना केंद्रीय नेतृत्व के पार्टी में हिल तक नहीं सकता है कोई पत्ता, लेकिन ये भी सत्य है कि कई राज्यों में भाजपा अंतर्कलह से जूझ रही है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विवाद है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल बटे हुए हैं दो खेमों में। चिंतन शिविर में ताकत दिखाई गई। उधर त्रिपुरा, बंगाल, कर्नाटक का भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है। कई खेमों में बिखरे हैं भाजपा नेता। इन राज्यों में भाजपा के अंदर चल रहे झगड़ों पर शायद किसी की भी नजर नहीं है, और नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया, सभी पर केवल कांग्रेस अंतर्कलह पर ही ध्यान दिया जा रहा है, भाजपा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन साफ नजर आता है कि भाजपा के अंदर भी कई राज्यों में अंतर्कलह चरम पर है। क्या प्रशांत किशोर की कांग्रेस में होगी एंट्री? जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए। सोनिया गांधी के फैसले का पार्टी में सभी को इंतजार है, क्योंकि राहुल प्रियंका दोनों का पीके को लेकर सकारात्मक रुख है। पीके को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर विचार विमर्श हुआ है। हालांकि पार्टी में प्रशांत किशोर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आई है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने पीके को लेकर गहरी आपत्ति भी जताई है। और अब सोनिया को सभी का ध्यान रखते हुए लेना है कोई बड़ा निर्णय। क्या यूपी में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी जेडीयू, जबकि बिहार में दोनों की चल रही है गठबंधन सरकार? जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने संकेत दिए हैं, सम्मानजनक सीटों पर नहीं बनी बात तो जेडीयू अकेले लड़ेगी चुनाव। जेडीयू ने यूपी में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और अगले दौर की वार्ता में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोनिया गांधी ने फिर संभाली है पार्टी की कमान। वरिष्ठ और युवाओं को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। युवा और सीनियर नेताओं में संतुलन बिठाने की कवायद की जा रही है। सीनियर नेताओं को पार्टी में फिर से जिम्मेदारी मिल रही है, और हाल ही में गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की 2 कमेटियां, जिसका मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं एक एंटनी, भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी को भी इसका सदस्य बनाया गया है। और सोनिया पार्टी में दोनों वर्ग को महत्व देने की राजनीति के पक्ष में है कि दोनों वर्गों को साथ लिया जाए, यानी कि युवा और वरिष्ठ दोनों को साथ में लेकर चला जाए। कमान पार्टी की संभाली हुई है सोनिया गांधी ने, और वरिष्ठ और युवाओं को एक साथ लाने की कोशिश भी कर रही हैं। युवा और सीनियर नेताओं में संतुलन बिठाने की एक कवायद है। सीनियर नेताओं को पार्टी में फिर से जिम्मेदारी मिल रही है, और वो नजर भी आता है क्योंकि हाल ही में गठित की गई थी राष्ट्रीय स्तर की 2 कमेटियां, जिसका मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। वहीं इसके अलावा ए के एंटनी, भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी को भी सदस्य बनाया गया है, और सोनिया पार्टी में दोनों वर्ग को महत्व देने की राजनीति के पक्ष में है। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।